कोई फिलर्स करा रहा है, कोई बोटॉक्स करा रहा है, कोई लिप्स को ठीक करा रहा है, कोई अंडर आई ठीक करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, पहले क्या होता था कि हम जो भी हमारे फेशियल फीचर्स थे या जो भी बॉडी की हमारी एक बनावट थी जेनेटिकली, हम उसमें बहुत सेटिस्फाइड थे। आपको लगता है कि लोग अपनी इनसिक्योरिटीज छुपा रहे हैं इसके पीछे, या ये एक्चुअली फीचर्स एनहांस कर रही है? हम एस्थेटिक मेडिसिन के थ्रू लोगों को उन चीज़ों से उबरने में मदद कर सकते हैं जिनके लिए वो इनसिक्योर हैं, या जो उनको बाय बर्थ डिफेक्ट हैं, या कुछ और फीचर्स जो उनको जेनेटिकली नहीं मिली हैं, उनको हम इनहेंस कर सकते हैं। डूइंग एनी प्रोसीजर, एनी एस्थेटिक प्रोसीजर, आपको लगता है दैट कैन रिजल्ट इन फेलियर? हाँ, डेफिनेटली। इंडियन जो कल्चर है उसमें भी अगर आप फीमेल की बॉडी की बात करें, वो आर ग्लास फिगर, फीमेल्स का कर्वी बॉडी के बारे में, इवन माइथोलॉजी में भी इसी तरह फीमेल की बॉडी को डिस्क्राइब किया गया है। Hello everyone, I'm your host Charanveer Singh Baga and welcome to another inspiring episode of the Indie Talk Show. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर टीना सिंह, who's a renowned facial plastic surgeon and an aesthetic physician. Welcome to the show, Dr. Saab. थैंक यू सो मच। This episode is brought to you by Indie Times coverage and Infotainment Tabloid. डॉक्टर साहब, पहले ज़माने में इतनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं आते थे, इतनी सर्जरीज नहीं होती थी, और अब तो बिल्कुल ही देयर इज अ ह्यूज चेंज, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। कोई फिलर्स करा रहा है, कोई बोटॉक्स करा रहा है, कोई लिप्स को ठीक करा रहा है, कोई अंडर आई ठीक करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, पहले क्या होता था कि हम जो भी हमारे फेशियल फीचर्स थे या जो भी बॉडी की हमारी एक बनावट थी जेनेटिकली, हम उसमें बहुत सेटिस्फाइड थे, क्योंकि ऑब्वियसली इतना अवेयरनेस नहीं था। अब क्या है, सोशल मीडिया, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हमें एक आइडियल पिक्चराइजेशन दिखाया गया है कि फेशियल फीचर्स ऐसी हो सकती हैं, परफेक्ट बॉडी ऐसी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये बातें हैं कि हम एक ये आइडियल, हमें इमेज को अपने लिए अपनी लाइफ में लाना है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। लोग आजकल अपनी फेशियल फीचर्स चेंज कराना चाहते हैं, या जो भी कुछ दिक्कतें हैं उन्हें ठीक कराना चाहते हैं, या अगर सब कुछ अच्छा है तो उसे इन्हेंस कराना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत चल गया है कि लोग घर ही पे, ऑफिस में ही ग्लूटाथियोन और ऐसे वाइटामिन के इंजेक्शन लगवा लेते हैं। मैंने भी आपसे 2-3 बार लगवाए। अ, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, सबसे पहली बात तो घर पे या ऑफिस में नहीं लगवाना चाहिए। हम बहुत ही लिमिटेड लोग जिनको नॉलेज है उनके लिए हम ये चीज़ें कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए, या कोई एक्सपर्ट आपका नर्सिंग स्टाफ है वो आपको आईवी ड्रिप लगा रहा है और उसको रिमूव कर रहा है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली इट इज़ बेनिफिशियल, ये आपके ओवरऑल बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इट्स अ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मली बनता है, बट समहाउ ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट या हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से थोड़ा बहुत कम होने लगता है बॉडी में, जिसकी वजह से लिवर फंक्शनिंग थोड़ी बहुत हैम्पर होती है। तो उस लिवर फंक्शनिंग को बेटर बनाने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। एडिशनली सप्लीमेंट की तरह इसको देते हैं। ये एक पेप्टाइड होते हैं इसके अंदर, ये इट्स अ ट्राई पेप्टाइड। ग्लूटाथियोन इज़ अ ट्राई पेप्टाइड जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मैंने क्यों कहा कि ये एक्सपर्ट डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए, इसलिए कि जैसे हर चीज़ इंडियन मार्केट में फ़ेक बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसके लिए भी लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स अवेलेबल हैं जो थोड़े चीप हैं और बिल्कुल नॉर्मल पैकेजिंग में मिल जाते हैं। प्लस कई बार क्या होता है कि अच्छे से आपकी बॉडी के एनालिसिस किए बिना वो चीज़ें एडमिनिस्टर कर दी जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसलिए ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को बेनिफिट कर सकता है लॉन्ग रन में, अगर सही तरीके से इसको किया जाए। डॉक्टर साहब, ग्लूटाथियोन का जो बेसिक फीचर है वो तो क्लेंजिंग ऑफ लिवर है, राइट? और उसको ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली होता यह है कि बॉडी की जो सारी क्लिनजिंग है, सारी प्रोसेसिंग है, लिवर वो चीज़ें करता है, प्रोसेस करता है। बट क्या होता है, जब लिवर की फंक्शनिंग हैम्पर होती है तो हम लिवर को ठीक करते हैं सो दैट कि बॉडी के और सारे सिस्टम जो हैं
ग्लूटाथियोन लिवर की फंक्शनिंग के लिए ऐसे काम करता है कि ओवरऑल उसका जो लिवर का फंक्शन है, जो समहाउ किसी भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो हैम्पर हुआ है उसको चेंज करता है। तो ये जो पेप्टाइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली बना रही है बट नहीं बन पाते हैं, ये ट्राई पेप्टाइड ग्लूटाथियोन के फॉर्म में बॉडी को जब दिए जाते हैं तो सारा बॉडी का सिस्टम ठीक से काम करने लगता है। और जब ये सिस्टम ठीक से काम करता है तो कोई भी ख़राब चीज़ हमारी बॉडी में रिस्टोर नहीं हो रही होती है। तो उसका अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट होता है, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके हेयर अच्छे होंगे। तो क्या है ना, बेसिकली सारी चीज़ें हमारे पेट से चल रही हैं, जैसे कि लिवर या और भी जो पार्ट हैं बॉडी के ऑर्गन्स, वो सारे एक कंबाइन इफेक्ट देते हैं। जब ये सारे ठीक से काम करते हैं तो उसका ऑब्वियसली फिर वो एक अच्छी स्किन, अच्छी हेल्थ, सारी चीज़ें मिलती हैं। डॉक्टर साहब, ये आजकल लिप्स की जो सर्जरी चली हुई है, तो ये इसको मोटे करने का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब व्हाट इज सो गुड अबाउट इट, या इसमें क्या वैसे तो ब्यूटिफिकेशन है? वैसे तो ये पर्सनल चॉइस है। कुछ लोगों के नेचुरली बहुत थिन होते हैं। जैसे एक आपने अगर सुना होगा गोल्डन प्रपोर्शन जिसको हम बोलते हैं। गोल्डन प्रपोर्शन का मतलब ये है कि एक आइडियली सेट किया गया है कि ये साइज़ होना चाहिए फेस का, लाइक वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, ये मिलके पूरा एक पोर्शन बनाएंगे। लिप्स का शेप ऐसा होना चाहिए, साइज़ ऐसा होना चाहिए। प्लस टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं बाय सीइंग बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस। तो लोगों को लगता है अकॉर्डिंगली चेंज करने के लिए, या जिस टाइम पे जो ट्रेंड होता है। एक टाइम था कुछ अभी 2-3 साल पहले तक जब बहुत पाउटी लिप्स लोगों को पसंद थे, बट अब वी आर इन 2026 तो लोगों को लगता है नेचुरल फीचर हो, नेचुरली इन्हांसमेंट किया जाए फॉर बेटरमेंट, रादर देन कि एकदम फुला के डक लिप्स बना दिए जाएं। तो अभी वो पर्सनल चॉइस है, बट अभी भी अगर हमारे पेशेंट्स हमको बोलते हैं कि उन्हें वो पाउटी डक लिप्स चाहिए तो हम वो उनको देते हैं, बट ये पर्सनल चॉइस है। डक लिप्स? डक लिप्स मीन्स अगर आप बहुत लिप्स को ओवरफिल कर देंगे, एक जो छोटी स्ट्रक्चर जो मुंह पे यहाँ लगी हुई है उसको आप ओवरफिल कर देंगे तो वो फिलिंग कहाँ जाएगी? वो फिलिंग एक पाउटी स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम एक टर्म देते हैं डक लिप्स। डक लिप्स। आपको लगता है कि लोग अपनी इनसिक्योरिटीज छुपा रहे हैं इसके पीछे, या ये एक्चुअली फीचर्स एनहांस कर रही है? देखिए, एस्थेटिक मेडिसिन का मतलब है कि जो बाय बर्थ हमारे पास कुछ डिफेक्ट थे बॉडीज़ में, जैसे आज से कुछ साल पहले 40-50 साल पहले लोग कहते थे कि ये डिफेक्ट है, ये तो बाय बर्थ है, तो दिस इज़ लकी और वट एवर, इस टाइप की चीज़ें आपने सुनी होंगी। बट आज के टाइम में जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, सारी चीज़ें एडवांस हो रही हैं, तो हम एस्थेटिक मेडिसिन के थ्रू लोगों को उन चीज़ों से उबरने में मदद कर सकते हैं जिनके लिए वो इनसिक्योर हैं, या जो उनको बाय बर्थ डिफेक्ट हैं, या कुछ और फीचर्स जो उनको जेनेटिकली नहीं मिली हैं, उनको हम इन्हांस कर सकते हैं। या फिर आप ब्यूटिफिकेशन के लिए भी चीज़ों को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी कोई ऐसा बुरा टर्म नहीं है जो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ऐसा नहीं है। ये इट्स अ बून कि लोग खुश हैं, मतलब ऐसी चीज़ मिली है, हमें एक वरदान मिला है कि हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्ड लुक को अचीव कर सकते हैं, और जो कुछ डिफेक्ट हो उन्हें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले या करने से पहले क्या आप उसको ट्राई करते हो अपने ऊपर, या अपने कुलीग पे, या किसी नर्स पे, और यू स्ट्रेट अवे गो अहेड एंड डू दैट ट्रीटमेंट ऑन द पेशेंट? देखिए, जो नए ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि अभी नेड, पीडीआरएन, ये सारी चीज़ें हैं, तो हम कोशिश करते हैं अपने ऊपर ट्राई करने की, बट ऑन माय स्किन ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जाएं मेरे ऊपर। तो हमारे स्टाफ पे या हमारे कुछ जो भी पेशेंट्स हैं जिन पे हम ट्राई कर सकते हैं उन पे ज़रूर हम ट्रायल लेते हैं। बट मोस्टली आज की डेट में जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारी एफडीए अप्रूव्ड हैं। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हर ट्रीटमेंट को, हर ड्रग को अप्रूव करता है ह्यूमन बॉडी के लिए आफ्टर सो मैनी ट्रायल्स। तो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हमारे पास आ रही हैं वो एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है। बट फिर भी जब हम कोई चीज़ नहीं करते हैं, लाइक एक अगर बेसिक डर्मल फिलर्स की भी बात करें तो उसके लिए भी हम आज भी ट्रेनिंग लेते हैं। फिर ट्रेनिंग के बाद हम अपने पेशेंट्स को करते हैं, और हाँ, अगर हमें ज़रूरत होती है तो बिल्कुल हम भी अपने ऊपर करते हैं। डॉक्टर साहब, नैड आजकल बहुत चला हुआ है, स्पेशली यूएई में। दुबई में मैंने देखा हर एवरी सेकंड विमेन इज गेटिंग इंजेक्टेड थ्रू आईवी। नैड का इंजेक्शन लगवा रहे हैं आईवी के थ्रू। इसके बारे में वुड यू लाइक टू टेल अस समथिंग?
नैड एनएडी जो है वो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी की सारी इट्स अ बैटरी ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी की बैटरी है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, और उस बैटरी की जो चार्जिंग है या जो करेंसी है दैट इज़ नैड एनएडी। तो सारी चीज़ों को ठीक से सिस्टमेटिक चलाने के लिए बॉडी का जो नेचुरल फ्यूल है वो है नैड। क्या होता है कि जैसे हमने जो भी खाना खाया उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, या हमारी जो भी हमने विटामिन्स लिए, मिनरल्स लिए, उनका कितना एब्जॉर्प्शन होना है, किस तरह से सीक्वेंशियल प्रोग्राम चलना है, वो सारी हमारी सेल्स कैसे डिसाइड करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी देता है नैड। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी, तो बॉडी में नेचुरली नैड लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया एफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाता है। तो जब हम ये अलग से सप्लीमेंट दे देते हैं तो ये बॉडी अच्छे से काम करने लगती है। अभी इंडिया में भी आ गया है ट्रेंड, बट यूएई या कोरिया ये सब लोग इंडिया से ज़्यादा एडवांस्ड हैं, तो वहाँ पे फेस के ब्यूटिफिकेशन से बेटर उन्हें लगता है बॉडी को नेचुरली अगर हील करके एंटी एजिंग की तरफ ले जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर नेचुरली बॉडी हील्ड रहेगी, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, तो साइंस ऑफ एजिंग भी कम दिखेंगे और बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी। तो बेसिकली ये सेल्यूलर लेवल की पे रिपेयरिंग करता है। ये सेल्स का फ्यूल है। सेल्स ओके। को सही, बॉडी की सारी सेल्स को सही से फंक्शनिंग करने के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत है वो है। बॉडी में ये नेचुरली बनता है, बट एज के साथ साथ कम होने लगता है, जिसका बेसिक सिम्टम ये होता है कि आप बहुत फटीग फील कर रहे हैं, या एक टाइम पे जैसे कहते हैं ना बोन्स वीक होने लगी या आई साइट वीक होने लगी। क्यों? क्योंकि सारी सेल्स ने काम करना या उनकी जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर हम रिप्लेनिश कर देंगे इस लेवल को, नैड को बॉडी के अंदर फिर से रिस्टोर कर देंगे, तो सारी फंक्शनिंग फिर से बेटर होने लगेगी और कुछ हद तक हम एजिंग को डिले कर पाएंगे। बेसिकली यू आर गोइंग बैक इन एज। यस। डॉक्टर साहब, ओवर डूइंग एनी प्रोसीजर, एनी एस्थेटिक प्रोसीजर, आपको लगता है दैट कैन रिजल्ट इन फेलियर? हाँ, डेफिनेटली। कोई भी चीज़ को जब आप हद से ज़्यादा कर देंगे जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ किसी ट्रेंड के चलते या ब्यूटिफिकेशन के एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हुए ये सारी चीज़ें कर देंगे, तो डेफिनेटली वो हार्मफुल है। और उसका रिजल्ट भी गलत हो जाते हैं। रिजल्ट्स भी गलत हो जाएंगे। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा जो पहले ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे और अब सुंदर दिखने के रास्ते पे चलते हुए उन्होंने और अपनी फेशियल फीचर्स को ख़राब कर लिया। डिज़ास्टर हो गया। तो कुछ चीज़ें तो नॉन सर्जिकल में जो हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, बट जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो गो स्लो, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है पहले, फिर करना है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है मैं ऑस्ट्रेलिया में था, आई थिंक इन द ईयर 2000। तब जेनिफर लोपेज, जो कि एक बड़ी मशहूर सिंगर हैं और एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने अपनी लोअर बैक की इंश्योरेंस कराई थी, और दैट वाज इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और वो फिर एक ट्रेंड चालू हो गया था कि भाई इफ़ यू हैव अ बिग लोअर बैक तो वो आपकी बॉडी को एनहांस करता है, आपके फिगर को एनहांस करता है। ये कॉन्सेप्ट जेनिफर लोपेज से आया कि ये कॉन्सेप्ट इज इट? अगेन ये भी टाइम टू टाइम ट्रेंड शिफ्ट होते रहते हैं। वैसे तो इंडियन जो कल्चर है उसमें भी अगर आप फीमेल की बॉडी की बात करें, वो आर ग्लास फिगर, फीमेल्स का कर्वी बॉडी के बारे में, इवन माइथोलॉजी में भी इसी तरह फीमेल की बॉडी को डिस्क्राइब किया गया है। बट नेचुरली आर ग्लास फिगर नहीं होती है इंडियंस की, तो उसके लिए लोग ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट सर्जरीज होती हैं जिसमें या तो इम्प्लांट्स डलते हैं या फिर फैट ग्राफ्टिंग करते हैं, और एक प्रॉपर राउंड शेप जो लोगों को चाहिए होता है वो हम दे सकते हैं। बट अगेन ये सबका एक पर्सनल चॉइस है। आपका जो भी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी है या जो कोई भी आइडियल है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, आप उसकी तरह बनना चाहते हो, तो आप वो अचीव कर सकते हैं। और ट्रेंड तो बहुत टाइम से चला आ रहा है, बट अगेन ट्रेंड शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे किम कार्डिशन का बबल बूटी के नाम से ये फेमस था, बट अब उन्होंने खुद का अपना जो बटक्स थे वो डिसॉल्व करा दिए, अब वो नॉर्मल शेप के हो गए। तो अगेन ट्रेंड शिफ्ट होते रहते हैं। तो दिस इज लाइक अ फ्लूइड जो कभी भी आप निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं आप? ये अगर नॉन सर्जिकली करते हैं तो इसमें या तो फिलर्स होते हैं, डर्मल फिलर्स, और इम्प्लांट अभी थोड़ा आउटडेटेड हो गए हैं। इम्प्लांट को ऑब्वियसली आप रिमूव करा सकते हैं,
और फिलर्स को भी आप डिज़ोल्व कर सकते हैं। और अगर फैट ग्राफ्टिंग भी होती है तो वो भी एक टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि बॉडी की नेचुरल सेल्स उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो नेचुरली स्ट्रक्चर नहीं है वो बहुत टाइम मेंटेन नहीं रहता है। और प्लस अगर ट्रेंड शिफ्ट हो रहे हैं, एक टाइम पे बिग बटक्स का ट्रेंड है, फिर एक टाइम पे कम का है, तो लोग ऑब्वियसली उसे अचीव कर सकते हैं सर्जिकली और नॉन सर्जिकली दोनों तरह से। तो हमारे यहाँ तो बिग बटक का ट्रेंड हमेशा से ही था, अगर आप पुरानी पिक्चरें देखें हाँ, तो यू दैट्स कैन। व्हाट आई एम हाँ, सेइंग कि इंडियन जो फिगर है जिसको हम पहले से समझते आ रहे हैं वो एक कर्वी फिगर ही है। बट क्या होता है कि जो हम आर ग्लास की बात करते हैं उसमें उनका वेस्ट लाइन बहुत ही थिन होती है। तो वेस्ट लाइन को थिन करने के लिए भी लोग अलग से प्रोसीजर्स कराते हैं। और जिनकी वेस्ट लाइन थिन नहीं है, इधर वो वेस्ट लाइन या तो थिन करा रहे हैं या फिर बटक्स को इन्हांस करा रहे हैं, सो दैट कि वो एक प्रॉपर आर ग्लास फिगर दिखाई दे। और आपने अभी जैसे बताया कि उसमें ग्राफ्टिंग होती है फैट की, तो वो दे टेक आउट द फैट फ्रॉम वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द हाँ, बॉडी एंड दे इम्प्लांट इन द। लाइक टमी से या थाइस से, जहाँ पे भी हमें फैट मिल सकता है, जहाँ से भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ से फैट लेते हैं, फिर उसे प्योरीफाई करते हैं एंड उस फैट को जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो इजंट दिस डेंजरस डॉक्टर टू प्ले विद योर ओन बॉडी? येस, ऑफ कोर्स इट इज़, बट सबका पर्सनल चॉइस है। कभी कभी नेसेसिटी होती है, मेडिकली भी हम ये चीज़ें करते ही हैं, लेकिन जब नेसेसिटी नहीं है, आप ब्यूटी इन्हांसमेंट के लिए जा रहे हैं, तब ये डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हर टाइम पे मीट कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जस्ट बिकॉज एवरीबडी अराउंड यू इज गेटिंग इट डन, तो आपको लगता है कि मैं भी उसका हिस्सा बन जाऊं? हाँ, थोड़ा पेयर प्रेशर तो है ही लोगों को, कि जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या हमारे आसपास के लोग अगर करा रहे हैं तो हमें ऐसा फील होने लगता है कि दिस इज़ नॉर्मल थिंग। बट अभी ये भी शिफ्ट हो जाएगा थोड़े टाइम में, टाइम आपको टाइम लगता की है बात होती है। ये खत्म हो जाएगा, ये ट्रेडिशन या ये फैशन व्हाटएवर? हाँ, फैशन तो चेंज होते रहते हैं ना, जैसे कपड़ों के चेंज होते रहते हैं, वैसे आजकल बॉडी के लिए, फेस के लिए भी चेंज हो रहे हैं फैशन। डॉक्टर साहब, फिलर्स जो लोग कराते हैं कहते हैं कि दे हैव टू गेट इट डन एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि आप एक बार छेड़ देते हो तो आपको यू हैव टू कीप मेंटेनिंग इट एवरी 6 मंथ्स। ऐसा है कि नहीं है? देखिए, फिलर्स और बोटॉक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का शेल्फ लाइफ अलग होता है। बोटॉक्स इज़ फॉर 4 to 6 months। फिलर का जो टाइमिंग होता है, शेल्फ लाइफ जो है, मतलब कि वो कब तक ख़त्म होगा, वो अगर आप अच्छे फिलर्स की बात करें तो अराउंड 1-1.5 ईयर होता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ऐसा नहीं है कि वन फाइन डे यू विल वेक अप और वो पूरा ख़त्म हो चुका होगा, ऐसा नहीं है। बट क्या होता है कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि बार बार कराना पड़ेगा, छेड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो आज आपकी फेशियल फीचर्स हैं, लाइक इफ़ आई एम गेटिंग इट डन ऑन माई चीक्स, तो मेरे जो आज चीक्स हैं मैं उसको इन्हांस करूँगी। अगर वो मुझे आज अच्छे लग रहे हैं, अब क्या होगा कि 1 साल तक मैं ऐसे देखूंगी तो मेरी हैबिट हो जाएगी उसको वैसे ही देखने की। फिर सडनली अगर वो श्रिंक करने लगेंगे तो वो मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। तो 1 साल बाद जो रिजल्ट होगा वो जो आज मेरे फेस है वो होगा, प्लस जो 1 साल में नेचुरल एजिंग हुई है वो होगा। तो ये नहीं कह सकते कि छेड़ दिया है इस वजह से कराना पड़ रहा है। ये टोटली योर चॉइस कि आपको कराना है नहीं कराना है, बट उससे कुछ और डैमेज नहीं होता है अगर आपने सही जगह से कराया है, सही प्रोडक्ट यूज़ किया है, सही डॉक्टर ने किया है। तो ये एक मिथ है आपके साथ? इट्स टोटली अ मिथ। ओके। डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट और बहुत आजकल चला है AM/PM क्रीम्स का। ये क्या है, इसके बारे में कुछ देखिए, बताइए। AM/PM क्रीम्स का जो ट्रेंड चला वो इसलिए है कि पहले हम क्या समझते थे, बेसिक मॉइस्चराइज़र लगाया और बस हो गया काम, या पहले तो उतना भी लोग नहीं करते थे। अब AM/PM को इसलिए अलग अलग किया गया है सो दैट कि ये समझना इजी हो कि जब हम दोपहर में जा रहे हैं, सुबह के टाइम निकल रहे हैं, तो एक सनलाइट होती है, सन एक्सपोजर होता है, उससे हमें खुद को प्रिवेंट करना है। और रात के टाइम जो भी कुछ लगा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें अच्छे से क्लिनजिंग करनी है, क्योंकि हमें सोना है तो स्किन नेचुरली ब्रीथ कर पाए। और एक लाइट मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम या नाइट रिजीम, जो भी आपके एज अप्रोप्रिएट हो। इसलिए ये सारी चीज़ों का डिवीज़न किया गया है ताकि समझना इजी हो जाए। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, कोई भी क्रीम किसी भी वक्त लोग लगा लेते थे, ठीक है, वो भी काम करता था। बट अब जब हम इतनी चीज़ों में एडवांस हो गए हैं तो बेटर है कि हम अच्छे से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एंड एज अप्रोप्रिएट चीज़ों को यूज़ करें। डॉक्टर साहब, दादी माँ के टोटके ये आज भी चलते हैं? जैसे कुछ कहते हैं कि अगर आपके आंखों के नीचे पफनेस आ जाए तो आप अपना चेहरा जो है बर्फ़ के पानी में अगर आप
रखें थोड़ी देर, तो वो पफिनेस चली जाती है। तो ये आज भी दादी माँ के टोटके काम करते हैं, या नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड विद क्रीम्स एंड मेडिकेशन एंड व्हाट नॉट? थोड़ा बहुत काम करते हैं। कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आप आइस में फेस डिप करते हैं तो सडन ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से आप एक फ़्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। इंस्टेंट फ्रेशनेस के लिए और रिलीफ के लिए अच्छा है, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो वो हमेशा काम नहीं करेगा। कभी आपको पार्टी में जाना है या आप बहुत टायर्ड हो तब कर सकते हो। हमेशा के लिए जो काम आएगा एक प्रॉपर स्किन केयर और लाइफस्टाइल ही काम आएगा। और ये डॉक्टर साहब जो AMPM क्रीम्स के साथ सीरम आजकल यूज़ होने लगे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि सीरम्स क्या है ना कि अभी हमारा जैसे जैसे हमको समझ में आया है, अलग अलग टाइप की स्किन है, एज एज के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती हैं, मेल फीमेल में स्किन डिफरेंट होती है। तो क्या है कि सिरम्स अलग अलग टाइप के हैं। जैसे अगर आपकी स्किन पे एक्ने हैं तो आप अलग टाइप का सिरम यूज़ करते हैं, नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मार्क्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं या पिगमेंटेशन है, तो आप अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आपको एजिंग है, एजिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप अलग अलग टाइप के सिरम्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी मॉर्निंग और नाइट का रूटीन होता है, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के तब कायदे से फॉलो कर सकते हैं। अपने आप कुछ भी चीज़ें नहीं इनकॉर्पोरेट करनी है स्किन केयर में। बेटर है कि अगर आपको कोई भी स्किन कंसर्न है, और स्पेशली सिरम्स या कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें एंड देन यूज़ करना स्टार्ट करें। डॉक्टर साहब आपने नोटिस किया होगा, हम लोग कहते हैं कि अरे देखिए टॉम क्रूज इज 60+ एंड ही स्टिल लुकिंग सो यंग। तो दीज आर ऑल फिलर्स एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज दैट दे डू, और देखिए क्या है ना कि सिर्फ बोटॉक्स या फिलर या फेशियल एस्थेटिक्स के प्रोसीजर करके या सिर्फ फेशियल सर्जरीज करके आप एक प्रॉपर एंटी एजिंग के इफेक्ट को अचीव नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है कि आप सेलुलर लेवल पे या बॉडी के इंटरनल हीलिंग करें, तब जाके आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जो आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, जैसे आपने बात की टॉम क्रूज़ की, तो ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि फेशियल प्रोसीजर्स करा रहे हैं इस वजह से यंग दिख रहे हैं। ये बॉडी को इंटरनली हील कर रहे हैं। इंटरनली हील करने में क्या है कि लाइफस्टाइल एक मेंटेन रखना है। उसके अलावा जो भी हमने NAD या ग्लूटाथियोन या PDRN, इन सब चीज़ों की बात हम कर रहे थे, वो सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, ऑब्वियसली आफ्टर कंसल्टेशन ओनली। और उसके अलावा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। तो ये सारी चीज़ें एक कंबाइंड इफेक्ट देती हैं, जिसकी वजह से आप एक एज के बाद भी यंग दिखते हैं। जैसे कि आपने हमारे इंडियन उसमें देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे साधु लोग होते हैं या जो दुनिया छोड़ चुके हैं या पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, तो वो बहुत एज तक यंग दिखते हैं। और बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो यंग बच्चे हैं, लाइक 25 या 30 ईयर्स के हैं, वो लोग भी बहुत एज्ड अपीयरेंस हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, शक्ल सैगी हो जाती है, पेट निकल आता है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें कंबाइन इफेक्ट देती हैं। इसीलिए वो लोग 60 ईयर की एज में भी जाके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो यंग दिखते हैं, जिनको देख के हम फैसिनेट होते हैं। डॉक्टर साहब हम छोटे होते थे और हमें पिंपल्स निकल आते थे, या हमारी एक्ने प्रोन स्किन थी, तो हमारी मदर कहती थी साफ़ी पी लो, उससे पेट साफ हो जाएगा, और काफ़ी हद तक वो बंद हो जाते थे। इज़ इट सो, इज़ इट को रिलेटेड? हाँ, कोई रिलेशन है थोड़ा बहुत। साफ़ी में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, आपके गट को क्लीन करते हैं, बट वो एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है। आप ऐसा नहीं कि आज पिएंगे तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी इसीलिए इन सारी चीज़ों को मॉडर्न मेडिसिन ने रिप्लेस कर दिया है। हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं जिससे हम एक्ने को 1-2 महीने में या और उससे कम टाइम में ठीक कर सकते हैं, रादर देन कि आप 2-3 साल 4 साल तक साफ़ी पीते रहो और ठीक हो जाए। पहले एक नीम का साबुन आता था जो हम लोग लगाते थे, और वो काफ़ी हद तक एक्ने कंट्रोल करता था। मगर अब तो ऐसे ऐसे फेस वॉश और सीरम जो क्रीम्स आ गई हैं विच आर वे ओवर द बॉडी एक्सपेंसिव। देखिए, नीम का सोप जो है, पहले हो सकता है लोग नीम को पीस के भी लगा लेते थे, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड एक्ने भी, एक्ने वल्गैरिस जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए वो उसको ट्रीट करता था समहाउ। बट अभी क्या है ना, जो सोप्स भी आ रही हैं उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आपकी स्किन को इवेंचुअली ड्राई आउट कर देंगे। एक्ने तो ठीक होगा, बट जो एसेंशियल ऑयल हैं स्किन के, जो कि होना बहुत ज़रूरी है, वो उसको भी वाइप आउट कर देगा।
क्या होगा फिर उसके बाद आपका स्किन बैरियर जो है, जो हमें स्किन प्रोटेक्ट कर रही है बाकी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वो बैरियर ब्रेक हो जाएगा, तो आपको और तरह के इन्फेक्शंस होने लगेंगे। तो इसलिए एक सोप पे सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते। अब बहुत आप छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है कि आपका स्किन बैरियर इतना स्ट्रांग होता है कि तब चीज़ें काम कर जाती हैं कि आपने सोप लगाया वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। बट आफ्टर द एज ऑफ 20-25 सारी चीज़ें बॉडी में नेचुरली स्लो होने लग जाती हैं, तो आपका स्किन बैरियर को मेंटेन करना, रिपेयर रखना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ सोप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सनस्क्रीन क्रीम्स या लोशंस पे आप कितना एम्फेसाइज करते हो? हाउ इम्पोर्टेंट आर दे? देखिए, सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि यूवीए रेज़ हैं, यूवीबी रेज़ हैं, जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर जा रहे हैं हम तब हमें सन एक्सपोजर हो रहा है। जो हम घर में भी हैं, हम मोबाइल लाइट में हैं या इन सब लाइट्स में हैं, ये भी स्किन को एक लेवल पे डैमेज कर रहा है। जो हमें विजिबली आज नहीं दिख रहा है, ये ग्रेजुअली हो रहा है। तो इसलिए सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आज के टाइम में बहुत सारी क्रीम्स जो एफडीए अप्रूव्ड होती हैं, उसमें ऑलरेडी कुछ कंटेंट सनस्क्रीन का या सन ब्लॉक होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगेन स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, जो हमारी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। हम उसको एक्सपोज नहीं करा सकते हैं सन से, क्योंकि बहुत सारे कार्सिनोजेनिक सेल्स बनने लगती हैं अगर एक्सेसिव सन एक्सपोजर हो। तो एक बेसिक प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसलिए सनस्क्रीन और सन ब्लॉक, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि टर्किश और कोरियन टर्किश प्रोसीजर्स और कोरियन प्रोडक्ट्स आर फार मच बेटर देन इंडियन प्रोसीजर्स एंड इंडियन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑब्वियसली कोरिया इंडिया से शायद 50 साल और आगे है। बट अब ग्लोबली एक प्रॉपर मार्केट है, तो सारी चीज़ें ग्लोबली अवेलेबल हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया है, इसलिए वो और ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट को कंबाइन करके एक बेटर इफ़ेक्ट के लिए चीज़ें बना पाए हैं। और टर्की इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने मेडिकल टूरिज़्म को फेमस किया है। अदरवाइज़ मेडिकल क्वालिफ़िकेशन जो है वो सब जगह सेम है, इंडिया हो यूएस हो, वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सारे दुनिया के डॉक्टर्स को फॉलो करना पड़ता है। बट वो एक हब है, वहाँ पे चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है, वो अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, इसलिए वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे आगे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो वो हम सब सेम ही हैं। बेसिकली वो टूरिज्म ही अपना स्किन रिलेटेड, कॉस्मेटोलॉजी रिलेटेड हाँ, उन्होंने प्रमोट उस कर चीज़ रहे को हैं। बिजनेस बनाया है। जैसे इंडिया में हम जो हमारे ये सब हैं, जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, उन सबको प्रमोट किया जाता है। अलग अलग सिटीज़ हैं, रिलीजन बेस्ड चीज़ें हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने उसको प्रमोट किया है। डॉक्टर साहब, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ फेशियल प्लास्टिक सर्जन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज मैक्सिलोफेशियल सर्जन, बट मुझे फेशियल एस्थेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। और मैंने देखा, जब मैंने शुरू किया था 10-14 ईयर्स बैक, तब बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। तो इसलिए मैंने फेशियल प्लास्टिक्स का रास्ता चुना कि मुझे लगा कि ये थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के लिए, और एक नॉन एंडिंग फील्ड है, क्योंकि एक तो लोग इनसिक्योर हैं बहुत ज़्यादा। मतलब अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छा फील्ड है, जिसमें जिसमें कभी कम नहीं होगा, चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि ट्रेंड शिफ्ट होते रहेंगे, लोग अपने आप को और सुंदर बनाने के लिए और बेटरमेंट के लिए चीज़ें करते रहेंगे। इसलिए मैंने ये फील्ड चूज़ किया। डॉक्टर साहब, क्या डिफरेंस है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में? देखिए, जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ हैं वो हम करते हैं तब जब कोई आपको फेशियल डिफॉर्मिटी है, या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ है, या लाइक जैसे नेज़ल सेप्टम है वो डेविएटेड है, या आँख छोटी बड़ी हैं, या जॉ लाइन क्रैक है, या डी शेप्ड है। वो है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, कि हम जो एक नेचुरल स्ट्रक्चर को रीस्टोर कर रहे हैं। और कॉस्मेटिक सर्जरी वो है जो आप ब्यूटी इन्हांसमेंट के लिए प्रोसीजर करा रहे हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उसे करेक्शन करके हम ब्यूटिफिकेशन के लिए चीज़ें चेंज कर रहे हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। डॉक्टर साहब, वी विल नॉट स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड। फेवरेट स्ट्रेस बस्टर? नेटफ्लिक्स एंड चिल। वन प्रोसीजर यू लव डूइंग? थ्रेड लिफ्ट। वन प्रोसीजर you'll happily never do again? आईब्रो ट्रांसप्लांट। Most overrated aesthetic trend according to you? बिग बटक्स। Celebrity trend you wished would disappear?
Big buttocks again. Natural look or glamorous look? Natural. Early morning surgeries or late evening? Early morning. Books or Netflix? Books. Vacations or staying at home? Staying at home. You win the rapid fire round, ma'am. Thank you. Thank you. So that's the wrap of this inspiring episode of the Indie Talk Show. Thank you for joining us, Dr. Saab. Thank you. Please make sure to like, share, subscribe, and hit the bell icon so that you don't miss any episode of the Indie Talk Show. Thank you.